नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 गोधली भाग 1 पाठ 2 भारत का पुरातनतम विद्यापीठ नालंदा प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा सारांश समझते हैं। तो भारत का पुरान विद्यापीठ मतलब सबसे पुराना जो विद्यापीठ था वो नालंदा था। ठीक है, तो यह रोचक अध्ययन, यह एक निबंध है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का पुरातन विद्यापीठ किस शैली में लिखा गया है? तो निबंध शैली में लिखा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव इतिहास को महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। लेखक ने बताया है कि कैसे नालंदा लगभग 600 वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र था। क्या था? चैतन्य केंद्र था। यहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस निबंध में नालंदा की शिक्षा प्रणाली, कला, संस्कृति और वैश्विकता का प्रभाव प्रकाश डाला गया। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नालंदा को पुनः स्थापित करने की इच्छा को भी इसमें व्यक्त किया है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम भारत का पुरातनतम विद्यापीठ नालंदा और लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद है। इस प्रश्न में, इस वाक्य में नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि और प्रभाव का वर्णन करता है। इसका अर्थ है कि नालंदा का ज्ञान, शिक्षा पूरे एशिया महाद्वीप में फैला गया था। यहाँ तक कि समुद्र और पर्वत को पार करके दूर दूर से विद्यार्थी लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। दूसरा प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था। यह 5 पहाड़ियों के बीच स्थित ग्रीवज के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रवजिकों मतलब भिक्षुकों का एक आम्रवन, आम का बगीचा था। यह स्थान बौद्ध भिक्षुकों के लिए विश्राम और ध्यान का केंद्र बिंदु था। महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट नालंदा के उपग्राम वाहिरिका में हुई थी। यह स्थान जैन धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक प्रवास किया? तो महावीर ने 14 वर्षों तक यहाँ पर प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने अपने धार्मिक उपदेश दिए और अनुयायियों को शिक्षित भी किया। तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तो तारानाथ तिब्बत के एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा को बौद्ध भिक्षुक सरिपुत्र की जन्मभूमि बताया है। एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो नालंदा एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में गुप्त काल वर्ष में विकसित हुआ। इस समय के दौरान यह एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा। विभिन्न विषयों के उच्च विद्वान यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते थे और बच्चे भी दूर दूर से आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। फाहान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फायान एक चीनी बौद्ध यात्री थे। यह 4वीं शताब्दी में भारत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। नालंदा में सारी पुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थल पर बने स्तूप का दर्शन किया। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दिशा क्या थी? हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युआंग चोंग नाम के चीनी यात्री भारत आया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर था और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के नाम से
विकसित हो चुका था और अपनी प्रसिद्धि का केंद्र बन चुका था। नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? तो चीनी यात्री युआंग च्वांग ने एक जातक कथा के आधार पर बताया कि नालंदा नाम इसलिए क्यों पड़ा, यहाँ बुद्ध को अपने पूर्व जन्म कभी तृप्ति नहीं होती है। न अल दा का अर्थ है न देना। यह नाम स्थान की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान और राजाओं के संरक्षण के द्वारा हुआ। उसकी स्थापना 500 व्यापारियों के दान, जिन्हें अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को समर्पित किया। वह धीरे धीरे विकसित होकर एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र बना। कालांतर में विभिन्न राजवंशों ने इसके विकास में योगदान दिया, जिससे यह एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में बन गया। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा अपने शब्दों में चित्रित करना है। यशोवर्मन ने शिलालेख में नालंदा को एक भव्य और अद्वितीय स्थान के रूप में वर्णित किया। यहाँ के विहारों को ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को छूते थे, जिनके चारों ओर नीले जल से भरे सरोवर थे। इन सरोवरों में सुनहरे लाल कमल तैरते थे, जबकि आसपास सघन आम्रकुंज आम का वन था और उसमें छाया प्रदान करते थे। भवनों का शिल्प और स्थापत्य कला बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था, जिसे विविध अंकरण द्वारा सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। यह वर्णन नालंदा के अद्वितीय सुंदरता को वर्णित करता है, दर्शाता है, दिखाता है। इतिज्ञांग कौन थे? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? इतियांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री और विद्वान थे, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए। उसने नालंदा को विस्तृत वर्णन किया, जिसमें उसने बताया कि नालंदा विहार 300 बड़े कमरे, 8 मंडप। यह वर्णन नालंदा के विशाल आकार और महत्व को दर्शाता था। पुरातत्व विभाग की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में भी इत्संग के वर्णन की पुष्टि होती है, जो नालंदा के वास्तविक भव्यता को प्रमाणित करता है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण एक प्राचीन ताम्रपत्र पर मिलता है। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि सुमत्रा सुवर्ण द्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बलपुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव ने नालंदा विश्वविद्यालय को 500 गांवों का दान देने की प्रार्थना की। इतना ही नहीं, बलिपुत्र देव ने नालंदा के एक विशाल विहार का निर्माण भी करवाया। यह घटना नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और महत्व को जो दूर दूर तक फैलाती है और दर्शाती भी है। नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो नालंदा में शिक्षक क्रम बड़ी व्यवहारिक बौद्धिक स्तर पर तैयार किया गया। मूल रूप से 5 विषयों में शिक्षा अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विज्ञान, तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परखे। चिकित्सा विद्या, इसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके और दूसरों को निरोग बना सके। शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिसमें छात्र के व्यवहारिक आर्थिक जीवन के स्वतंत्रता आ सके। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का भी अध्ययन करते थे। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो नालंदा के प्रसिद्ध विद्वानों में शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति और गुमति शामिल थे। ये सभी विद्वान उस समय के महान आचार्य थे, जब धर्मपाल नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति थे। शीलभद्र ने युआंग च्वांग हेंगशुआंग की क्या बातचीत हुई? तो युआंग च्वांग जब नालंदा से विदा लेने लगे तो आचार्य शीलभद्र और अन्य भिक्षुकों ने उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। युआंग च्वांग ने उत्तर दिया कि वे बुद्ध की जन्मभूमि में अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य महान धर्म की खोज करना था
वापस आकर अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करना चाहते थे, जिसे अन्य लोग लाभान्वित होते थे। इस उत्तर से आचार्य शीलभद्र बहुत प्रसन्न हुए। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्रों में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण देना है। नालंदा के विद्वान ने तिब्बत के ज्ञान का प्रसार किया। तिब्बत के सम्राट स्ट्रोंग छन गोपो थिमो सिमिटो को नालंदा भेजा, जहां उन्होंने आचार्य देवविद सिंह से शिक्षा प्राप्त की। आचार्य शांति रक्षित और आचार्य कमलशील तिब्बत गए और वहां तंत्र विद्या का प्रचार किया। पद्मसंभ और दीपंकर भी ज्ञान अतीश भी नालंदा के प्रसिद्ध विद्वानों में से थे, जिन्होंने तिब्बत में ज्ञान का प्रसार किया। आगे है ज्ञान दान की विशेषता क्या है। ज्ञान दान की विशेषता यह है कि यह अत्यंत और असीमित है। इसे देने से देने वाले और लेने वाले दोनों को संतोष प्राप्त होता है और यह सभी समाप्त नहीं होने वाली चीज है। इसीलिए ज्ञान दान की महत्ता को बताया गया है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 पाठ 2, पाठ का नाम था भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। संपूर्ण प्रश्न उत्तर किए हैं, जिसके लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।